अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ग्रेड 9 बायो का नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ एंजाइम्स स्टार्ट करेंगे। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर प्रॉपरली, हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो इस फर्स्ट टॉपिक जो कि इंट्रोडक्शन है उसमें से आते हैं, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस क्या हैं स्टूडेंट्स, आप नोट भी कर सकते हैं। इसमें से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं इस फर्स्ट इंट्रोडक्शन में से वो ये हैं: डिफाइन मेटाबॉलिज्म एंड गिव इट्स टाइप्स। मीन, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म इसके टाइप्स हैं जो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। साथ में ये भी पूछा जाता है गिव द डिफरेंस बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। इसके अलावा इसमें से क्वेश्चन आता है व्हाट आर एंजाइम्स, व्हाट आर सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट्स, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी एंड हाउ एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, और इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स आते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिनका जानना आपको बहुत ज़रूरी है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट मेटाबॉलिज्म, इसका इंट्रो ले लेते हैं। ये जो टर्म है मेटाबॉलिज्म, ये ग्रीक वर्ड जो है इससे निकला है। ग्रीक वर्ड जो मेटाबॉलिज्म है वो ग्रीक वर्ड से निकला है और इसका मतलब है चेंज। और सबसे पहले ये जो मेटाबॉलिज्म टर्म है ये इस्तेमाल की थी एक साइंटिस्ट थे, इब्न नफीस। उन्होंने सबसे पहले इसको टर्म को यूज़ किया था और उन्होंने ये कहा था कि द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स आर ऑलवेज अंडरगो चेंज। मीन, हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हमेशा होते रहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हम ज़रा उसकी तरफ मूव करते हैं। मेटाबॉलिज्म असल में सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं ताकि बॉडी जो है वो उसकी यानी लाइफ को मेंटेन रखा जा सके। बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं, यानी एनाबॉलिज्म हो रहा है, कैटाबॉलिज्म यानी हम खाना खाते हैं वो हजम हो रहा है, उससे एनर्जी बन रही है, हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस भी हो रहा है। उसके अलावा अगर देखा जाए हमारी ग्रोथ हो रही है, रिप्रोडक्शन, बहुत से प्रोसेस हो रहे हैं। तो ये जो सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ना लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, इनको कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। और मेटाबॉलिज्म के अंदर हम ये सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शंस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं ताकि उस लाइफ को मेंटेन रखा जा सके, यानी एनर्जी बने और आगे वो ग्रो कर सके, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सके। मेटाबॉलिज्म भी टू टाइप्स का आगे, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जो है अगर उसकी बात करते हैं तो एनाबॉलिज्म जो है इसका एनाबॉलिज्म वो बायोकेमिकल रिएक्शंस होता है, यानी वो टाइप है मेटाबॉलिज्म की जिसके अंदर लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनते हैं, यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। जिस तरह फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, उसके अंदर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल और ग्लूकोज बनाते हैं जो कि बड़ा मॉलिक्यूल है। तो एनाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है, छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। लेकिन कैटाबॉलिज्म, कैटा मीन कट, ब्रेक डाउन, यानी कैटाबॉलिज्म इज ऑपोजिट ऑफ एनाबॉलिज्म। इसके अंदर क्या होता है कि जो बड़े लार्ज मॉलिक्यूल हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और छोटे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और एज अ रिजल्ट हमें एनर्जी मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है जो हम एक्सहेल कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा कि मेटाबॉलिज्म सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं और वो दो तरह के होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन दे परफॉर्म हम ये कहते हैं कि एनाबॉलिज्म वो यानी फिनोमेना है और कैटाबॉलिज्म है। एनाबॉलिक रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें छोटे मॉलिक्यूल मिलते हैं और बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं। कैटाबॉलिज्म वो होता है जिसमें बड़े मॉलिक्यूल टूटते हैं और छोटे मॉलिक्यूल बनते हैं। याद रखिएगा, एनाबॉलिज्म जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी एनर्जी देंगे तो छोटे मॉलिक्यूल आपस में फ्यूज होकर बड़े मॉलिक्यूल बनाएंगे। लेकिन कैटाबॉलिज्म क्या है, कैटाबॉलिज्म जो है वो कैटाबॉलिज्म में खुद बड़े मॉलिक्यूल टूटते हैं और जो है स्मॉलर मॉलिक्यूल बनाते हैं, लेकिन इसमें एनर्जी रिलीज होती है। यानी कैटाबॉलिज्म एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और एनाबॉलिज्म जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या है, तो बेटा याद रखिएगा जितने भी मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं हमारी बॉडी में खुद ब खुद नहीं हो रहे होते, उनको परफॉर्म करने के लिए अल्लाह पाक की तरफ से कुछ हेल्पर हैं हमारी बॉडी के अंदर जिनको हम बायोकैटालिस्ट कहते हैं, वो हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स वो हैं जो मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, यानी ये कैटालाइज करते हैं रिएक्शंस को ताकि जो है वो हमारा प्रोडक्ट ईजिली यानी हमें एनर्जी ईजिली मिल जाए। तो असल में एंजाइम्स एंजाइम जो हैं वो क्रूशियल है मेटाबॉलिज्म के, लेकिन ये होते प्रोटीन हैं
ठीक है, और एक्ट करते हैं एज अ बायो कैटलिस्ट, यानी ये स्पीड अप कर देते हैं केमिकल रिएक्शंस को, और दूसरा ये रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिक पाथवे को, ताकि हमारे बॉडी में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं वो जल्दी जल्दी हो जाएं, उनमें हेल्प भी करते हैं, स्पीड अप भी करते हैं, और उनको आगे यानी सूटेबल एनर्जी जो उनको चाहिए होती है उसमें भी इनको यानी ये हेल्पफुल होते हैं कि वो जितनी एनर्जी उनको चाहिए होते हैं उसको भी कम कर देते हैं ताकि जल्दी रिएक्शन स्टार्ट हो सके। स्टूडेंट्स, एंजाइम जो हैं तो ये प्रोटीन है, लेकिन ये भी तो किसी न किसी मॉलिक्यूल के ऊपर एक्ट करते हैं, तो फिर उसको आगे जाके हमारी यूजफुल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो एंजाइम जिस मॉलिक्यूल के ऊपर काम करते हैं और जिसको वो कन्वर्ट करते हैं नई चीज़ के अंदर, जिस मॉलिक्यूल पे वो काम करते हैं उस मॉलिक्यूल को कहते हैं सबस्ट्रेट। यानी सबस्ट्रेट क्या है? वो मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर एंजाइम काम करता है, और एंजाइम इस सबस्ट्रेट को किसी नए मॉलिक्यूल के अंदर चेंज कर देता है, और वो जो नया मॉलिक्यूल बनेगा उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। यानी इस पैराग्राफ से हमने दो शॉर्ट पढ़े, एंजाइम्स, सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर एंजाइम काम करता है, और फिर बदले में वो सबस्ट्रेट को कन्वर्ट किस में कर देता है? एक नए मॉलिक्यूल के अंदर, जो कि डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं, और उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन लफ्ज़ से जैसा कि पता चलता है एक्टिवेट करना, स्टार्ट करना। तो केमिकल रिएक्शन जो भी हो रहे होते हैं वो खुद ब खुद नहीं हो रहे होते हैं, उनको हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि वो रिएक्शन हो सकें। रिएक्शन को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी होती है जो कि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है। ठीक है, एक्चुअली एक्टिवेशन एनर्जी क्या करती है कि जो रिएक्शन को, यानी इसका मतलब क्या है कि द नीड फॉर द एक्टिवेशन एनर्जी एक्ट एज अ बैरियर टू द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन। इसका मतलब ये है बेटा, ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए जो है एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है जो उसको स्टार्ट करती है। यानी अगर हम फर्ज करें आप पानी बनाना चाहते हैं, तो आप कभी भी किसी सिलेंडर के अंदर हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस लेके उसको फिल कर दें, तो कभी भी वो पानी में कन्वर्ट नहीं होगा जब तक हम उसको हीट नहीं करेंगे, पर्टिकुलर एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस दोनों स्टेबल गैसेज हैं। पहले उनको एनर्जी प्रोवाइड करके उनको अनस्टेबल करेंगे ताकि वो आपस में रिएक्ट करके नई चीज़ बना सकें। तो वो जो एनर्जी चाहिए उनको एक्टिवेट करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे कि इस डायग्राम में देखें, एक स्टूडेंट, ये एक बॉय है, ये क्या कर रहा है? स्टोन को इस तरफ लेके जाना चाह रहा है, लेकिन बैरियर कितना है? इतना, यानी पहले इसको इतनी हाइट तक जाना पड़ेगा फिर वो यहाँ पे जा सकता है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसको एनर्जी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसी तरह सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए पहले एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, और दैट इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन अगर हम एंजाइम इस्तेमाल करते हैं तो एंजाइम क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं ताकि रिएक्शन जल्दी स्टार्ट हो जाता है और कम टाइम में हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कम करते हैं? ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, याद रखिए। 3 तरीके होते हैं। या तो एंजाइम क्या करता है कि सबस्ट्रेट की शेप को ही चेंज कर देता है, कि जिस तरह के एंजाइम की शेप होगी उसी तरह सबस्ट्रेट की भी शेप होगी, आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना लेंगे। दूसरा काम ये करते हैं एंजाइम्स कि वो क्या करते हैं? सबस्ट्रेट के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको चेंज करते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, ताकि इजीली बॉन्डिंग हो सके और प्रोडक्ट बने। तीसरा काम बेटा वो ये करते हैं कि वो सबस्ट्रेट को, उसकी पोजीशन को, ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। जिस शेप का या जिस तरतीब से पड़ा होगा हमारे पास एंजाइम, उसी तरह सबस्ट्रेट भी एडजस्ट हो जाएगा, यानी उसकी ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे, करेक्ट ओरिएंटेशन उसकी कर देंगे ताकि वो इजीली रिएक्ट कर सके। फ्रेंड्स, आप इस डायग्राम में देखें, ठीक है, ये एक सबस्ट्रेट है, इसने यहाँ प्रोडक्ट तक जाना है, ये इसको पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। अगर हम एंजाइम्स इस्तेमाल नहीं करते, यूज़ नहीं करते, तो सबस्ट्रेट को हमें यहाँ तक हाई अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ये आपको पिंक कलर जो लाइन नजर आ रही है, यहाँ तक एक्टिवेशन एनर्जी देंगे, फिर जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर एंजाइम स्टार्ट कर लेंगे, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, तो हम इतनी सी कम एनर्जी ही देंगे और फिर फौरन वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो हमने इंट्रोडक्शन से पढ़ना था, दैट इज डिफरेंस बिटवीन इंट्रासेलुलर एंजाइम्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड द सेल। कुछ ऐसे भी एंजाइम्स है जो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर काम करते हैं, ठीक है, जैसे ग्लाइकोलिसिस है। तो जो एंजाइम ग्लाइकोलिसिस करते हैं वो साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल जो है वहाँ पे काम करते हैं, इसका मतलब सेल के अंदर है, लिहाजा वो इंट्रासेलुलर एंजाइम्स है। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स वो होते हैं जो आउटसाइड द सेल्स होते हैं लेकिन विद इन द ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जैसे पेप्सिन एंजाइम है, वो क्या कहता है? स्टमक कैविटी के अंदर, कैविटी कहते हैं एम्प्टी स्पेस जहाँ पे खुराक का निज़म होना होता है, वहाँ पे काम करते हैं, नॉट इनसाइड द सेल।
दीज आर कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। तो स्टूडेंट्स ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है।